So today we will conclude the revision of reproduction by discussing the remaining questions and answers associated with the sexual reproduction. यहाँ पे हमको ये भी क्लैरिटी होना चाहिए कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या फ़र्क है। ये भी हमें क्लैरिटी होना चाहिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अब तक डिस्कस नहीं किए वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। To start with, the first question is differentiate between। हाँ, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है जिसमें हमें अलग अलग टर्म्स के बीच में डिफ्रेंशिएट करने को बोला जाता है। हालांकि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में एक अलग से क्वेश्चन भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी बन सकता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में फ़र्क बताएं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है डिफ्रेंशिएट बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लम्यूल एंड रेडिकल एंड पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ऐसा करके वन क्वेश्चन बनाया हुआ है। अभी हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंसेस की बात करें तो टेबुलर फॉर्म में ही हमको आंसर देना चाहिए क्योंकि पॉइंट्स मल्टीपल होते हैं यहाँ पे। तो नंबर 1, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड, इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नो गैमेटोजेनेसिस, गैमेट फॉर्मेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल पेरेंट है, उसी से चाहे वो फिशन से, चाहे फ्रैगमेंटेशन से, चाहे रीजनरेशन से, कैसे भी करके एक ही पेरेंट से नया लिविंग ऑर्गेनिज्म बन रहा है, तो गैमेट जैसी स्पेशलाइज सेल्स की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन इज़ अ मस्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना गैमेटोजेनेसिस के हो नहीं सकता। अब क्योंकि गैमेटोजेनेसिस की ज़रूरत नहीं है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वेल ऑर्गेनाइज्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होना चाहिए जिसमें वो स्पेशलाइज सेल्स हों जो स्पेशल टाइप का सेल डिवीज़न करके गैमेट जैसी स्पेशलाइज सेल्स बना सकें। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यहाँ पे नहीं चाहिए, वहाँ पे चाहिए। लेस एनर्जी इज इन्वॉल्व, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कम एनर्जी इन्वॉल्व है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉन्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। वेरिएशन बहुत कम होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन इज देयर। यहाँ पे वेरिएशन से रिलेटेड एक पॉइंट और लिख लो, मैं यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूँ। वेरिएशन से एसोसिएटेड एक पॉइंट लिख रहे हैं हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान रखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन है दैट इज a result of errors or inaccuracies in DNA replication। DNA रेप्लिकेशन में जब एरर्स आ जाते हैं, हाँ, डीएनए रेप्लिकेशन में जब इनएक्यूरेसीज हो जाती हैं तो उसकी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्यों आएंगे? इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन इज अ रिजल्ट ऑफ variation is a result of genetic material contributed by to different
इंडिविजुअल्स, दोनों के वेरिएशन का कॉज भी अलग अलग है। हाँ, कॉज ऑफ वेरिएशन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग, जबकि जो वेरिएशन हो रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, दैट इज बिकॉज द जेनेटिक मटीरियल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स कॉल्ड पेरेंट्स। सो व्हेन टू डिफरेंट सोर्सेज से जेनेटिक मटीरियल आता है, तो एट द टाइम ऑफ फ्यूज़न, जब क्रोमोसोम्स कंबाइन होते हैं, जीन के पेयर बनते हैं, तो वेरिएशन आ जाते हैं, क्योंकि अलग अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स आपस में मिल करके अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लम्यूल और रेडिकल, लम्यूल इज फ्यूचर शूट, रेडिकल इज फ्यूचर रूट, ये बात पता है हमको। फिर पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन में डिफरेंस पूछी जा रही है, तो हम कह रहे हैं कि जो पॉलिनेशन है दैट इज ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वाइल फर्टिलाइजेशन इज फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। गैमेट का फ्यूजन जो होता है उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बाकी तो एसेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंपैरिजन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखें ए पार्ट, वाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन ह्यूमन मेल्स। टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी क्यों लोकेटेड है ह्यूमन मेल्स में, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जिस समय हम स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस की बात कर रहे थे, हम देख रहे थे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स किस तरह के हैं, तब हमने कहा था कि टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक बिकॉज स्पर्म्स रिक्वायर लेसर टेम्परेचर फॉर देयर सर्वाइवल। Inside the abdominal cavity, the temperature is more. Outside the abdominal cavity, in scrotal sac, there is a gap of 3 degrees Celsius as compared to the abdominal cavities. So ये स्पर्म्स को सर्वाइवल के बेटर चांसेस प्रोवाइड करता है, इसलिए वो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होती है। तो इसका लैंग्वेज कैसा होगा, देखो, टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटल सैक्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एज देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 3 डिग्री सेल्सियस बिटवीन द एब्डोमिनल कैविटी एंड स्क्रोटल सैक हैविंग लेसर टेम्परेचर प्रोवाइड द स्पर्म्स बेटर चांसेस ऑफ सर्वाइवल। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट, आपकी पूरी बात आ गई है। फिर आगे देखें, मेंशन 2 फंक्शंस ऑफ ओवरीज। तो ओवरीज का फंक्शन नंबर 1 ओव्यूलेशन। ओवरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलिक्यूलर ग्रोथ। फॉलिकल्स मतलब इमेच्योर ओवा, जो कि चाइल्ड बर्थ के समय से ही फीमेल चाइल्ड की बॉडी में होता है, और वो फिर एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी जब मैच्योर हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो ओवा बन गए हैं। तो फॉलिक्यूलर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और एज वेल एज पीरियोडिकल रिलीज ऑफ ओवम कॉल्ड ओव्यूलेशन। हाँ, ओवम का ओवरी से निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। इट ऑल्सो वर्क्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इन फीमेल्स एंड रिलीज हार्मोन्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन विच respectively take care of प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रेगनेंसी। यानी कि जो एस्ट्रोजन है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को रेगुलेट करेगा, और जो प्रोजेस्टेरॉन है वो प्रेगनेंसी को रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो ये हो गई बात। फिर आगे देखें, राइट द फंक्शंस ऑफ दीज। यूट्रस के फंक्शन बताने, प्लेसेंटा के फंक्शन बताने, वास्ट डिफरेंस के फंक्शंस बताने हैं, टेस्टिस के फंक्शन बताने हैं। अब आपको अलग अलग तो पता ही है, यूट्रस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जिसमें इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो भी होने वाला है। मतलब इम्प्लांटेशन ऑफ जायगोट होगा, और उसकी वॉल पर ही जब जायगोट सेल डिवीज़न करेगा तो यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी होगा, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भी यहीं पे होगा। तो ये सब बातें जो है हमको यूट्रस के कंटेक्स्ट में बतानी है। 4-5 चीज़ें एक साथ पूछी जाती हैं, तो बहुत लंबे लंबे आंसर लिख करके अपने आंसर को बहुत लेंदी मत बनाओ, बहुत हेवी मत बनाओ, है ना। वो शॉर्ट एंड स्वीट टू द पॉइंट बात चाहते हैं। तो यूट्रस इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर विच गिव्स प्लेस फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनटू फीटस। एम्ब्रियो डेवलप होकर के फीटस में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए प्लेस देता है यूट्रस। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के बारे में आप जानते हो कि इट इज़ अ डिस्क लाइक टिश्यू जो कि
एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है फ्रॉम मदर्स बॉडी। मदर्स की बॉडी में जो ब्लड है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स हैं दैट आर सप्लाइड विद द हेल्प ऑफ विल्लाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू एम्ब्रियो को मिल रहे हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिल रहे हैं, और ऑक्सीजन भी मिल रहा है। और जो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है इनसाइड द डेवलपिंग एम्ब्रियोस बॉडी दैट इज़ टू बी ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड इनसाइड द मदर साइड। तो placenta is a disc-like tissue which connects the developing embryo with uterine wall. It provides nutrients and oxygen at the same time, removes nitrogenous waste from the developing embryo. Vast difference, जिसको हम sperm duct भी बोलते हैं, vast difference is a duct, ब्रैकेट में लिखा है sperm duct which carries mature sperms from epididymis. Epididymis is the place where the mature sperms are stored. जस्ट adjacent to the testes, तो टेस्टिस में एम्ब्रियो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस होगा। वो स्पर्म्स मेटामॉर्फोसिस होकर के जब मोटाइल हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो फिर वो एपिडिडाइमिस में जाकर के स्टोर हो जाएंगे, और फिर एपिडिडाइमिस में से वो एट द टाइम ऑफ इजैकुलेशन निकल करके वास्ट डिफरेंस से होकर के बाहर निकलते हैं। तो फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू द पेनिस यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट ड्यूरिंग इजैकुलेशन। इजैकुलेशन मतलब बाहर निकलना, हाँ, स्पर्म्स का बॉडी से बाहर निकलना इज नोन एज इजैकुलेशन। फिर टेस्टिस का फंक्शन, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर 1 स्पर्मेटोजेनेसिस दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, number 2 plays the role of endocrine gland, it is also an endocrine gland as well, and secretes testosterone hormone which is responsible for regulation of primary and secondary sexual characteristics in males। ऐसे करके आपका ये आंसर पूरा होता है। फिर देखें explain the changes that take place in the uterus when the egg is not fertilized। हाँ, जब एग फर्टिलाइज नहीं होता तो फिर क्या चेंजेस होते हैं। जब एग रिलीज होता है एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन तो यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ जाइगोट। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आता, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होता, तो फिर ये ओवम डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो प्रिपरेशन यूट्रस ने की थी उसमें क्या क्या बातें हुई थी। एक तो हमने कहा था कि थिक लेयर ऑफ म्यूकस इज़ प्रिपेयर्ड ऑल अराउंड द यूट्राइन वॉल, और उसके साथ में डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज भी आ गया था। तो इसको क्योंकि ओवम अब डिस्ट्रॉय हो गया है तो ये प्रिपरेशंस भी फीमेल बॉडी से बाहर निकल जाती हैं थ्रू वेजाइनल पाथ। तो इसका मतलब मेंस्ट्रुअल रिलीज़ के बारे में बात पूछ रहे हैं यहाँ पे इस तरह से कि अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे कि जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और दिस अनफर्टिलाइज्ड ओवम इज़ रिलीज्ड आउट ऑफ द फीमेल्स बॉडी अलॉन्ग विद द म्यूकस एंड ब्लड थ्रू द वेजाइनल पाथ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 6 days। दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल रिलीज और मेंस्ट्रुएशन। ये सब बातें जो हमने अभी की है हमारे आंसर में आना चाहिए। कोशिश करें कि बहुत ही लेंदी आंसर ना बना दें, हम ऐसा ना कर दें कि बहुत ही वो ज़्यादा जगह घेरने लग जाए। प्रिसाइज टू द पॉइंट बात करें तो चेंजेस दैट टेक प्लेस इन यूट्रस पहले देख लें कि यूट्रस इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर where embryogenesis takes place after fertilization to perform the above mentioned function। यानी embryogenesis perform करने के लिए it prepares itself for implantation of zygote। For the purpose the uterine wall gets covered by a thick layer of mucus along with the formation of a dense network of blood capillaries। If the egg is not fertilized by the end of, जो बात हमसे पूछी गई है, by the end of the menstrual cycle all the mucus and blood capillaries are removed from the body along with unfertilized ovum through vaginal path over a period of 5 to 6 days। This is considered as the onset of a new menstrual cycle and the release is known as menstruation or menstrual release। हाँ, menstruation और menstrual release एक ही बात है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन है, इसी का दूसरा पार्ट है, बी पार्ट। एक्सप्लेन द वेरियस मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमंस।
जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स या मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन हम पढ़ते हैं उसमें 3 बातें होती है, एक तो मैकेनिकल मेथड, एक केमिकल मेथड और एक सर्जिकल मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब क्या है कि हम किसी भी तरह से मेल एंड फीमेल गैमेट्स को फ्यूज़न से यानी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से रोक लें, है ना। वो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करने का प्रोसेस कंट्रासेप्शन कहलाता है। तो उसके लिए मैकेनिकल मेथड यूजिंग मैकेनिकल बैरियर लाइक कॉन्डोम्स और IUCDs इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस जैसे कि कॉपर टी वो हम यूज़ करें, जिससे कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को आपस में मिलने से, स्पर्म और ओवम को आपस में मिलने से रोका जा सके, है ना। तो दीज आर बेसिकली मैकेनिकल बैरियर्स कवर्स which do not allow the male and female gametes to come in direct contact with each other, पहली बात। दूसरी बात, जो केमिकल मेथड है जिसमें कुछ पिल्स यूज़ करके हार्मोनल बैलेंस को रेगुलेट किया जाता है इन सच अ वे कि ओव्यूलेशन को डिले कर दिया जाए, थोड़े समय के लिए रोक दिया जाए, और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो नेचुरली फर्टिलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ओवम ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं है। तो केमिकल मेथड जो है वो पिल्स जैसे कि माला डी जैसा ये सब मेंशन है हमारी बुक में, ये सब पिल्स हैं, ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कहलाती हैं जो कि फीमेल्स में यूज़ की जाती हैं। फिर उसके अलावा हम बात करें नंबर 3 सर्जिकल मेथड, मेल फीमेल दोनों में अलग अलग होने वाले ये सर्जिकल मेथड जो है ये उन ट्यूब्स को ब्लॉक कर देती हैं जो गैमेट्स को कैरी करती हैं। फीमेल में फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी, और अगर मेल में वास डिफरेंस जिसे हम स्पर्म डक्ट कहते हैं उसे अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो उसे हम कहते हैं वासेक्टॉमी। तो बाय वासेक्टॉमी और ट्यूबेक्टॉमी हम द ट्यूब्स कैरिंग रिस्पेक्टिवली स्पर्म्स एंड ओवम उनको ब्लॉक कर दे रहे हैं। व्हेन दीज स्पर्म्स और दीज गैमेट्स आर नॉट अवेलेबल देयर फ्यूजन इज नॉट अ क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर इसी लाइन में लिखा जाएगा क्या कि ऑल द कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स आर डिजाइन टू डिस्करेज फर्टिलाइजेशन। दिस कैन बी डन इन ब्रॉडली 3 ways, मैकेनिकल, केमिकल एंड सर्जिकल। मैकेनिकल में हमने लिखा द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स कैन बी प्रिवेंटेड बाय द यूज ऑफ मैकेनिकल बैरियर्स लाइक कंडोम्स इन मेल एंड कॉपर टी इन फीमेल्स। कॉपर टी के लिए हमने एक वर्ड यहाँ पे यूज़ किया है IUCD, इंट्रा यूटराइन, यानी यूट्रस के अंदर यूज होने वाली चीज़ को हम बोलते हैं इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसको IUCD या IUD भी कहा जाता है। सिंपल कहीं IUD लिखा हो तो भी समझ जाओ कि इसी की बात हो रही है। Chemical process, some pills can be used to prevent ovulation by changing the hormonal balance. This becomes a natural way of contraception. मतलब अगर हार्मोनल बैलेंस ही आप रोक दोगे तो आप बेसिकली ओव्यूलेशन बंद कर, मतलब हार्मोनल बैलेंस चेंज करके ओव्यूलेशन को ही अगर आप रोक दोगे तो इसका मतलब ओवम इज़ नॉट अवेलेबल फॉर स्पर्म। कितना भी स्पर्म फिर बॉडी में जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस नहीं है। और this becomes a natural way of contraception. Surgical, the path of release of sperms or ova can be blocked surgically. In males, the process is known as vasectomy. In females, the process is known as tubectomy. ठीक है, तो ये बातें हम कर चुके, ये बात क्लियर है। अब एक छोटा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ जेस्टेशन पीरियड। हाँ, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, हाउ मच इज़ जेस्टेशन पीरियड इन ह्यूमन्स। तो फीटल डेवलपमेंट पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टिल बर्थ इज नोन एज जेस्टेशन पीरियड। इन ह्यूमन्स द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ जेस्टेशन पीरियड इज 34 to 36 वीक्स, दैट इज 9 months। 9 month का जेस्टेशन पीरियड हमारी बॉडी में रहता है। फिर देखो, what do you understand by STD? Give any 2 methods of prevention. Give 2 examples each of viral and bacterial STD. So understand what do you understand by STD? That is sexually transmitted diseases, the diseases which transmit from one person to another person through sexual contact, उसको हम STD बोलते हैं। दूसरी बात वो पूछ रहे हैं कि कोई 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन बताएं। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन क्या क्या बता सकते हैं हम, हाँ, कैसे रोका जा सकता है।
तो उसके लिए एक तो पॉलीगैमी को अवॉइड किया जाए, यानी सेफ सेक्सुअल कांटेक्ट इंश्योर किया जाए, अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट को डिस्करेज किया जाए। ये एक ही बात हो गई। दूसरी बात हो गई टू यूज़ द बैरियर्स लाइक कॉन्डोम्स विच अवॉइड स्किन टू स्किन कांटेक्ट, उससे भी एसटीडी प्रिवेंट किया जा सकता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल एसटीडी में हमको पता है वायरल एसटीडी में एड्स आएगा, ध्यान रखें एचआईवी ना लिखें, एचआईवी वायरस का नाम है, हाँ एड्स लिखें, और वाट्स WART वाट्स। दूसरा जो बैक्टीरियल है वो सिफिलिस और गोनोरिया, स्पेलिंग का ध्यान रखें, स्पेलिंग की गलती करते हैं बहुत लोग। तो आंसर्स देख ले कि STDs आर सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस विच आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। बी, 2 मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, अवॉइड पॉलीगैमी और अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल कॉन्टैक्ट एंड यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स। हाँ, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कांटेक्ट या पॉलीगैमी को अवॉइड करना चाहिए और सेक्सुअल कांटेक्ट के दौरान कंडोम का यूज़ करना चाहिए। वायरल, एड्स एंड वाट्स, बैक्टीरियल, सिफिलिस एंड गोनोरिया, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। तो विद दिस हमारा रिप्रोडक्शन के क्वेश्चंस हैं वो हमारे पूरे होते हैं। रिप्रोडक्शन का रिवीजन कंप्लीट हो गया है। आप लोग बुक को वर्ड बाय वर्ड बार बार पढ़ लें। यहाँ पे हमने जो कवर नहीं किया एक जनरल नॉलेज की बात है, उसको आप अपनी बुक में से देख लें कि मेल एंड फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं, कभी कभार वो भी पूछ लिया जाता है। तो मोर और लेस दिस इज ओवर। तो अब आप कल की क्लास में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। तो पहले मैं रिवाइज़ करवाऊंगा, तो आप ध्यान से वर्ड बाय वर्ड पूरी बुक को ठीक से, पूरे चैप्टर को ठीक से पढ़ ले। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हाँ राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, एम्पियर्स एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये सब बातें, मोटर की डिज़ाइन किस तरह से की गई है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में माइकल फैराडे के एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से हैं, और साथ ही साथ ये भी देख ले कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल का एप्लीकेशन क्या है, इंड्यूस्ड करंट किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अपन इसको कल रिवाइज करेंगे और फिर क्वेश्चन एंड आंसर सब्सिक्वेंटली शुरू कर देंगे। थैंक यू।